जन्म से लेकर आज तक हमें विज्ञान और विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से यह बताया गया है कि बंदर या वानर हमारे पूर्वज हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में मानव सभ्यता के बारे में जो भी सबूत हमें मिले हैं उस आधार से यह कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि इतिहास भी इसी के पक्ष में है। विज्ञान ने सदैव ही प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक सटीक पर काल्पनिक थ्योरी का निर्माण किया है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बंदर या वानर हमारे पूर्वज हैं। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर पृथ्वी और इस सौरमंडल के निर्माण तक की प्रक्रिया बहुत लंबी थी। जीवाश्म के अनुसार मानव जाति की पृथ्वी में उत्पत्ति लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी। मानव जाति की सबसे पहली प्रजाति होमो इरेक्टस जो अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती थी। फिर यह जाति करीब 13 से 18 लाख साल के बाद यह दुनिया के अन्य महाद्वीपों जैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इसका मतलब होता है प्रजातियों की उत्पत्ति, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हर एक प्राणी क्रमिक विकास के चलते अपने बेहतर से बेहतर रूप में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला गया। चार्ल्स डार्विन के अनुसार आप अपने माता पिता की पूरी नकल नहीं है और आने वाले समय में यह जरूरी नहीं है कि आपकी शारीरिक संरचना आपके पूर्वज से मिलती जुलती हो। यह संभव है कि इसका आपको थोड़ा बहुत लाभ मिले, पर जलवायु परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन, भोजन व्यवस्था ठीक वैसे ही मिले जिसके साथ आपने जन्म लिया है। ऐसे परिस्थिति में आपका शरीर आपके पूर्वजों से आकार में छोटा हो सकता है ताकि वह उस जलवायु और उतने कम खाने में जिंदा रह सके। विकास के रास्ते पर आगे गई ये प्रणाली धीरे धीरे अपने शरीर की संरचना में इनके शरीर की संरचना बदल जाती है। चिंपांजी और मनुष्य का जेनेटिक ढांचा 99% मेल खाता है। तो फिर ये क्यों न कहा जाए कि वानर ही हमारे पूर्वज थे। पर सवाल उठता है कि फिर वह अभी भी अस्तित्व में क्यों है। यह बात मानव क्रमिक विकास के नियम का खंडन करती है। पर अब सवाल आता है कि मानव जीवन फिर आया कहाँ से। विज्ञान के अनुसार दुनिया में सबसे पहले मानव जाति का अवतरण अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले हमारे पूर्वज पहले चौपाए थे। फिर प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका के सवाना जंगल समाप्त होने लगा। फिर ये ज़मीन पर चलने पर मजबूर हो गए। शरीर का ढांचा जो 4 पैरों से चलने वाला था, ऐसे में वन मनुष्यों को चलने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि मांसाहारी प्राणियों से अपनी जान बचाना, लंबी दूरी तक पैदल चलने पर उनके शरीर से अधिक ऊर्जा की खपत होना। ऐसे में उन प्राणियों ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया ताकि शरीर की ऊर्जा कम खर्च हो, और यही से मानव जाति की नींव रही। इस प्रजाति को ऑस्ट्रेलोथिपिकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोथिपिकस मानव के आधुनिक युग के स्वरूप से मिलता जुलता तो था, लेकिन दिमाग का आकार आज के मनुष्य से बहुत ही छोटा होता था। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार इनका अस्तित्व आज से करीब 40 लाख साल पहले इस धरती पर हुआ करता था। यह होमो सेपियंस के सबसे निकटतम मानव होने के बावजूद भी इनका मस्तिष्क आकार में बहुत ही छोटा हुआ करता था। यह मूल रूप से शाकाहारी थे और बोलने में असमर्थ थे। यह बोल नहीं पाते थे। मानव विकास के लिए इस तस्वीर को समझने के लिए डार्विन ने जिस तकनीक का सहारा लिया वह वास्तव में मानव विकास के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। लेकिन इस तस्वीर को यह समझ लिया गया है कि मनुष्य पहले बंदर था। मनुष्य बंदर नहीं बल्कि वानर की तरह दिखने वाला प्राणी था। वानर का मतलब वन प्लस नर। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति की शुरुआत अमीबा नामक एक कोशिकीय प्राणी से हुई थी। विकास के चलते इससे बहुकोशिकीय प्राणियों की उत्पत्ति हुई। क्रमिक विकास का इनका वृक्ष बनता गया और आज वे प्राणी अपने विकसित स्वरूप में है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मानव, या यूँ कहे कि हर प्राणी का पूर्वज अमीबा था। वानर से मनुष्य तक का विकास प्राथमिक स्तर पर मानव और बंदर के पूर्वज लगभग एक ही प्रकार के दिखाई देते थे, जिसे वानर कहा जाता था। और समय के अनुसार उनमें से कुछ प्राणी मानव रूप में विकसित हुए तो कुछ बंदर के रूप में। इस तरह मानव और बंदरों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन बंदर मानव के पूर्वज नहीं थे, क्योंकि बंदर का आज भी अस्तित्व में होना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या बंदर मनुष्य के पूर्वज थे, क्योंकि बंदर आज के समय में भी वैसे ही क्यों है जैसे चिंपैंजी, ओरंगुटान
गिब्बन आदि, क्योंकि इतने समय के बाद मनुष्य तो बहुत अधिक विकसित है, पर वह वैसे के वैसे ही है। अब यहाँ पर थ्योरी आती है डीएनए की। इतना एडवांस डीएनए कहाँ से आया? क्योंकि उस प्रजाति के पूर्वज 2 जातियों में थे, पर एक जाति वही की वही है और दूसरी बहुत ही उन्नत। क्या मनुष्य में है एलियन का डीएनए? इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, पर मनुष्यों का बौद्धिक रूप से इतना एडवांस होना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या मनुष्य वही वानर है जिसने मानव विकास के नियम के आधार पर इतना विकास किया है? और इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जिस मनुष्य के पूर्वज वानर थे और बंदर के पूर्वज भी वानर ही थे, तो ऐसे में एक जाति का विकास और दूसरा वैसा ही रहना कैसे संभव हो सकता है? इतिहास में ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जो यह बताते हैं कि कभी इस दुनिया में एलियंस आया करते थे। मिस्र सभ्यता के अनुसार वे खुद को एलियन के संतान अपने आप को मानते थे, जो कहीं दूर से स्पेसशिप के माध्यम से आया करते थे, और मिस्र के लोग उन्हें अनुनाकी कहा करते थे। हालांकि वे उन्हें देवता मानते थे, पर साथ ही वे अपने आप को उनकी संतानें मानते थे। प्राचीन समय में मानव विज्ञानियों और पुरातत्व सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि मिस्र में लोग एलियन के संपर्क में रहा करते थे। यहाँ तक कि मिस्र के देवताओं और हिंदू देवताओं में काफ़ी समानता पाई जाती है। प्राचीन मिस्र में शिलालिपियों पर मिले अवशेष वे चित्र यह दर्शाते हैं कि जो इतिहास में एलियंस प्रणाली व एलियन जहाज़ों के होने के संकेत देते हैं। मिस्र के पिरामिडों और तुतनखामेन के स्थापित मम्मी में यह सबूत मिले हैं जो यह बताते हैं कि प्राचीन समय में हेलीकॉप्टर और उड़न तस्तरी देखी जाती थी। प्राचीन मिस्र में बनी हुई मम्मी इस बात का संकेत भी देती है कि कभी प्राचीन काल में बहुत पेचीदा ब्रेन सर्जरी भी की जाती थी। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी बहुत ही विकसित सभ्यता से मानव जाति का संपर्क इतिहास में था, जिसने इस दुनिया को आधुनिकता और विकास देने का काम किया। इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए।